का था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने राउल्स लॉ तो पूरा पढ़ लिया बेटा, पिछले क्लास में हम लोगों ने राउल्स लॉ पूरा पढ़ लिया। आज एक ऐसा टॉपिक हम लोग करने वाले हैं जो राउल्स लॉ से ही रिलेटेड है। हमने लास्ट क्लास में जो राउल्स लॉ पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, और वो टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी जो टॉपिक करने वाले हैं बेटा वो टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रीजन एसर्शन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, एमसीक्यूज भी आ रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है। अभी आपने राउल्स लॉ पढ़ लिया, पिछले क्लास में आपने राउल्स लॉ पूरा पढ़ लिया, न्यूमेरिकल भी हमने कर लिए। अब राउल्स लॉ पर बेस्ड है ये टॉपिक। देखिए मेरे ख्याल से सबके स्कूल में ये हो गया होगा, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल। अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा या बुक में पढ़ा होगा तो देखना डेफिनेशन क्या दिया है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है राउल्स लॉ क्या है, तो बुक में डेफिनेशन दिया है कि सॉरी एक मिनट, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, अगर आप बुक में इसका डेफिनेशन देखेंगे तो इस एक ही चीज लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। जब भी कोई पूछता है ना कि आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो साफ साफ स्टेटमेंट लिखा है बुक में कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल है। सब नहीं सुना है? इसका मतलब समझ में आया है? कोई भी सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल कहलाएगा। कितनों को इसका मतलब समझ में आया है? अगर आप राउल्स लॉ का डेफिनेशन याद करोगे ना, राउल्स लॉ का डेफिनेशन याद करोगे और उसको आइडियल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज मैच करोगे, कभी समझ नहीं पाओगे कि क्या लिखा है। तो लिखेंगे हम भी वही, पर मैं आपको पहले आइडियल सॉल्यूशन के बारे में सब कुछ बताता हूं, उसके बाद अपने आप समझ जाएंगे बुक में जो डेफिनेशन लिखा है वैसा क्यों लिखा है। पहली बात, बुक में क्या लिखा है कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन है। पर इसका मतलब ऐसे तुरंत समझ में नहीं आएगा, आपको पहले कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। तो चलिए उस डेफिनेशन का मतलब क्या है बताऊंगा, पर उससे पहले आपको आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है बताता हूं। अच्छा मुझे आप बताइए क्या लगता है बेटा, आइडियल वर्ड का क्या मतलब होता है? आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है पूछूं तो नहीं बता पाओगे। एक काम करो, आइडियल क्या होता है ये बता दो बस। सिर्फ आइडियल क्या मतलब होता है मुझे बताएंगे? आइडियल वर्ड का क्या मतलब होता है? मुझे उसका हिंदी मतलब मत बताना, मैंने बस पूछा आइडियल क्या मतलब है। मैं बताता हूं, अगर आप किसी चीज को आइडियल समझते हो या किसी को आइडियल समझते हो तो याद रखना, हम जिस चीज को आइडियल समझ रहे होते हैं वो चीज बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहा होता जैसे हमने उसके बारे में कुछ परसेप्शन बना रखा है या कुछ सोच रखा है। याद रखना, जब भी आप किसी चीज के बारे में कुछ सोचते हो और वो चीज बिल्कुल आपके सोच के हिसाब से काम करे तो वो आपके लिए आइडियल बन जाएगा। और कोई भी चीज जो आपके सोच के या आपके नेचर के अगेंस्ट हो वो आपका आइडियल नहीं बन सकता। तो हम किस चीज को या किसको अपना आइडियल बनाते हैं? आपका सोच और किसी और का सोच अगर मिलता जुलता होता तो आपको लगता है हाँ मैं जैसा सोचता हूं वो भी वैसा सोचता है, मतलब वो मेरा आइडियल बन सकता है। तो याद रखना, आइडियल का क्या, एकदम सिंपल भाषा बता रहा हूं बेटा। आइडियल का मतलब होता है कि जब भी आप किसी चीज के बारे में कुछ सोचते हो, उसके बारे में कुछ कल्पना करते हो और अगर वो चीज बिल्कुल आपके सोच के अकॉर्डिंग काम करे तो वो आइडियल है और ना करे तो नॉन आइडियल। अब इस यहां पर कैसे अप्लाई करूंगा ये बताओ। सॉल्यूशन चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल, बेटा सॉल्यूशन तो तुमने बनाया है ना, इसको मैंने बनाया है ना। कैसे बनाते हैं सॉल्यूशन को? सॉल्यूट ले लेंगे, सॉल्वेंट ले लेंगे, मिला देंगे, क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। तो तुम बताओ, एक सॉल्यूशन को तुमने खुद बनाया है तो तुम उस सॉल्यूशन के बारे में कुछ तो एक्सपेक्ट करोगे कि ये सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए, इसका बिहेवियर ऐसा होगा, इसका नेचर ऐसा होगा। तो बेटा जब हम किसी सॉल्यूशन को बनाते हैं तो हम उसके बारे में कुछ कल्पना करते हैं, कुछ थॉट्स हमारे दिमाग में लाते हैं, इसके बारे में कुछ परसेप्शन क्रिएट करते हैं। और अगर ये सॉल्यूशन जिसको तुमने बनाया है अगर ये बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा जैसे तुम सोच रहे हो तो क्या बन जाएगा? ये आइडियल। और ये अगर आपके अगेंस्ट चला गया क्या बन जाएगा? नॉन आइडियल। तो आखिर एक सॉल्यूशन के बारे में मैं सोचता क्या हूं? अब ये मेरे सोच के अकॉर्डिंग काम करेगा कि नहीं करेगा तो बात की बात है, पर सोचता क्या हूं मैं एक सॉल्यूशन के बारे में, मैंने क्या परसेप्शन बनाया इसके बारे में, वो पहले समझते हैं। तो चलिए एकदम गौर से देखना बेटा, अगर आपको आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है ये समझना है तो एकदम एक
बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूं, पर उसके लिए पहले ना हम चलो कुछ सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। ये देखो, बताइए ये कौन सा कंपाउंड है बेटा? बेंजीन। तो मैंने यहां पर बेंजीन ले लिया। ये टॉपिक इतना आसान है, पर अगर सिर्फ बुक से पढ़ने जाओगे तो बड़ा परेशान करता है, क्योंकि डेफिनेशन और एग्जांपल को आप रिलेट नहीं कर पाओगे। ये कौन सा कंपाउंड है जल्दी बताओ? बेंजीन के ऊपर मैंने CH3 लिख दिया। क्या बोलते हैं इसको? टॉल्विन, है ना, टॉल्विन कंपाउंड है। अच्छा जी, अब इन दोनों को मिला दूंगा तो ऐसा कुछ बनेगा बेटा। पहले देख लो पूरा, फिर एक एक करके मैं समझाऊंगा आपको। अब इधर देखो, फिर से मैंने बेंजीन ले लिया और इस बार मैंने यहां एल्कोहल ले लिया, CH3OH। बेटा ये मिथाइल एल्कोहल है, CH3OH। अब मैं इन दोनों को आपस में मिला दूंगा तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये एक एग्जांपल और, क्या आप इस कंपाउंड को पहचानते हैं बेटा? एसीटोन बोलते हैं, सिंपल भाषा में कीटोन भी कह सकते हो इसको। ये कीटोन है और इसका एक्चुअल नाम है बेटा एसीटोन। और यहां पर क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं, क्लोरोफॉर्म। ये देखो, क्लोरोफॉर्म ले लिया मैंने। अब चलो इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो ऐसा कुछ दिखने वाला स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखो, अब देखेंगे एकदम ध्यान से मैं यहां क्या करने वाला हूं। मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मैंने बेंजीन ले लिया बेटा, और एक और कंटेनर है, इसमें मैंने टॉल्विन ले लिया, और अब इन दोनों को मिलाऊंगा मैं। तो जैसे इन दोनों को मिलाऊंगा तो यहां पर एक सॉल्यूशन बनेगा, यहां पर एक सॉल्यूशन बनेगा, पर मुझे नहीं पता ये सॉल्यूशन आइडियल है कि नॉन आइडियल। बस मैंने एक सॉल्यूशन बना दिया। ठीक उसी तरीके से मैंने फिर यहां बेंजीन ले लिया और इसको मैं अल्कोहल से मिला दूंगा। तो ये देखो बेटा, यहां पर एक सॉल्यूशन बना, यहां पर एक सॉल्यूशन बना। अभी मुझे नहीं पता कि ये सॉल्यूशन आइडियल है कि नॉन आइडियल, चेक करेंगे अभी हम लोग। फिर एक कंटेनर लिया, इसमें मैंने एसीटोन ले लिया। एक और कंटेनर, इसमें मैंने क्लोरोफॉर्म ले लिया। ये एसीटोन है, ये क्लोरोफॉर्म है। इन दोनों को मैंने आपस में मिला दिया तो ऐसा कुछ दिखने वाला सॉल्यूशन बन गया। मुझे अभी नहीं पता कि आइडियल है कि नॉन आइडियल। चलो अब पता लगाते हैं। आपके सामने मैंने 3 सॉल्यूशन बनाए हैं। अब बस मुझे यह पता लगाना है कि इनमें से कौन सा वाला सॉल्यूशन मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा और कौन मेरे अगेंस्ट जाने वाला है। तो एक एक करके पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। प्लीज ध्यान देखना, आपको पता है बेंजीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच कौन सा अट्रैक्शन होता है? बेंजीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कौन सा अट्रैक्शन होता है? इनमें होता है, इनके बीच होता है स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स। स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स। ये अजीब है कुछ ये स्टेटमेंट, इसमें क्या अजीब लग रहा है? अगर लग रहा होगा तो, वरना तो लगता सब कुछ अजीब ही है। क्या अजीब बोल दिया मैंने यहां पर? स्ट्रॉन्ग। वंडरवॉल तो वीक होता है, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे, वंडरवॉल फोर्स तो वीक होता है। मैंने क्या बोल दिया यहां पर? स्ट्रॉन्ग। तो याद रखिएगा, वंडरवॉल फोर्स वीक फोर्स में उसका गिनती होता है। वंडरवॉल फोर्स जो है वो वीक अट्रैक्शन में उसको बोलते हैं बेटा। लेकिन अब सुनना, जब ऑर्गेनिक में हम लोग वंडरवॉल फोर्स पढ़ रहे थे तब मैंने एक बात बोला था कि वंडरवॉल फोर्स होता तो वीक है, लेकिन उसके ताकत को बढ़ाया जा सकता है। क्या करके? मॉलिक्यूलर मास बढ़ा के। क्या समझे? अगर कोई बड़ा कंपाउंड आपके पास है तो उसमें वंडरवॉल फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा। फिर रिपीट करता हूं, वंडरवॉल फोर्स वीक होता है, लेकिन जो बड़े साइज वाले मॉलिक्यूल होते हैं ना उनमें वंडरवॉल फोर्स स्ट्रांग हो जाता है। और बेंजीन जो होता है बेटा, बेंजीन एक हाई या हैवी मॉलिक्यूलर मास वाला कंपाउंड कहलाता है। तो याद रखिए, वंडरवॉल फोर्स होता तो वीक है, वंडरवॉल फोर्स वीक होता है, लेकिन बेंजीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसलिए उसके अंदर का वंडरवॉल फोर्स क्या हो गया बेटा? स्ट्रांग। तो ये टॉल्विन है, ये भी तो वैसा ही है जैसे बेंजीन था, यानी ये भी, इसके अंदर भी क्या है बेटा? स्ट्रांग वंडरवॉल फोर्स। भाई दोनों सेम ही दिख रहे हैं ना। अब मैं जैसे इन दोनों को आपस में मिलाऊंगा तो ये एक सॉल्यूशन बन गया। यहां भी तो बेंजीन 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 ही दिखाई दे रहा है, मतलब बेटा यहां इसके अंदर भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स। तो अब सुनिएगा एकदम ध्यान से, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बिल्कुल वैसा ही अट्रैक्शन
पाया जाए जैसा अट्रैक्शन रिएक्टेंट में होता है, समझ जाना, वो आइडियल सॉल्यूशन है। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बिल्कुल उतना ही अट्रैक्शन हो जितना अट्रैक्शन उसके रिएक्टेंट में होता है, तो बेटा समझ आना क्या सॉल्यूशन है, वो आइडियल सॉल्यूशन है, तो वो आइडियल है। अभी और देखो यहां पर वापस आते हैं, यहां पर आइए, फिर से बताइए बेंजीन के मॉलिक्यूल्स में कौन सा अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स। अच्छा बेटा मुझे बताओ एल्कोहल्स के बीच कौन सा अट्रैक्शन होता है, कौन सा अट्रैक्शन होगा, ये ओ एच हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड तो बचपन से स्ट्रॉन्ग है, तो बेटा एल्कोहल के बीच में स्ट्रॉन्ग क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अब देखना क्या होता है, यहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पर जब इन दोनों को मैंने मिलाया तो क्या देख रहे हो, दो बेंजीन के बीच में अल्कोहल घुस गया है और दो अल्कोहल के बीच बेंजीन घुस गया है। इससे क्या होगा, दो बेंजीन आपस में वंडरवॉल फोर्स नहीं बना पा रहे हैं और दो अल्कोहल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं, यानी वो एक दूसरे को इनके इंडिविजुअल अट्रैक्शन बनाने से रोक रहे हैं। यानी कि इस सॉल्यूशन में पता नहीं कौन सा अट्रैक्शन है, पर ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, ये एक दूसरे में ऐसे इंटरफेयर हो गए कि बेटा इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो कैसा है, वीक। तो अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये देखो यहां पर इस सॉल्यूशन में वैसा अट्रैक्शन नहीं है जैसा उसके रिएक्टेंट्स में था। जल्दी बताओ रिएक्टेंट्स में कैसा अट्रैक्शन था, स्ट्रॉन्ग, और इस सॉल्यूशन में क्या हो गया, वीक, कहलाएगा बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये कैसा था, आइडियल। तो अभी मैं आइडियल और नॉन आइडियल क्या होता है इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस बता रहा हूं। वापस चलते हैं, अब यहां आते हैं, ये देखो आपको पता है एसीटोन में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से। बेटा एक बात बताओ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन में पॉजिटिव, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। और आपको पता है किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव बॉडी के बीच में, किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल के बीच में जब अट्रैक्शन हो जाए, इस अट्रैक्शन को बोलते हैं बेटा डाइपोल अट्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं डाइपोल अट्रैक्शन। तो बताइए फिर कीटोन में कौन सा अट्रैक्शन होता है बेटा, डाइपोल। फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी को डाइपोल अट्रैक्शन बोलते हैं। और बता दूं डाइपोल अट्रैक्शन एक वीक अट्रैक्शन होता है, ये इसको वीक माना जाता है। अच्छा जी यहां पर वापस आते हैं बेटा, अब यहां पर कौन सा अट्रैक्शन होगा, ये क्लोरीन नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पॉजिटिव। और मैंने बोला किसी भी नेगेटिव और पॉजिटिव बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, डाइपोल अट्रैक्शन। जल्दी बताओ ये भी वीक होगा। अच्छा ये डाइपोल अट्रैक्शन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता था क्या, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। किसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जब हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तब बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। पर यहां तो हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, क्लोरीन से, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो फिर क्या नाम देंगे बेटा उसको, डाइपोल फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अब वापस आते हैं, अब देखना क्या होने वाला है, ये बताओ इसमें कैसा अट्रैक्शन था, वीक। पर जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो अब अट्रैक्शन यहां पर बना, H और O के बीच में कौन सा अट्रैक्शन है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। तो इस बार बताइए कि इस सॉल्यूशन में क्या वैसा ही अट्रैक्शन है जैसे उसके रिएक्टेंट में था, नहीं। तो इसका मतलब ये भी क्या बन गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन सिर्फ उसको कहते हैं जिसमें वैसा ही अट्रैक्शन होगा जैसे उसके रिएक्टेंट में था। देखना हो सकता है आपने बुक पढ़ा होगा तो आपके बुक में ऐसा लिखा होगा बेटा कि ए अट्रैक्शन और बी अट्रैक्शन जितना है उतना ही अगर ए बी अट्रैक्शन है, ऐसे पढ़े हो ना। तो ए और बी मतलब इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया है। तो ये बताओ यहां ए अट्रैक्शन
और बी बी एट्रैक्शन के मुकाबले ए बी एट्रैक्शन वीक है। अच्छा यहां पर आते हैं बेटा, ए इसको ए मान लिया, इन दोनों को बी बी मान लेते हैं और इन दोनों को ए बी मान लेते हैं। यहां पर ए और बी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, तो ऐसा आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा, तो मैं ए बी ना लेके एग्जैक्ट एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूं। चलो तो अब आपको यह तो समझ में आ गया कि एक सिंपल तरीके से आइडियल और नॉन आइडियल क्लासिफाई कैसे होता है, लेकिन अभी तो हमको बुक में जो डेफिनेशन दिया उसको जस्टिफाई करना है। क्या था डेफिनेशन? कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल। अब इसका मतलब क्या है बताता हूं। पहले एक काम करो बेटे, से कॉपी कर लेंगे प्लीज, पहले साफ साफ, क्योंकि अभी इसको थोड़ा छोटा करके मुझे बगल में बहुत सारा चीज लिखना है, तो आप लोग इसको साफ साफ कॉपी करो। कोशिश करना इस तरफ राइट साइड थोड़ा स्पेस बचे आपकी कॉपी में, वहां कुछ कुछ चीजें मुझे लिखनी होंगी, तो ध्यान से कॉपी करो इसको। हाँ बेटा, फिर से बोलो बेटा। कॉपी करो, कॉपी करो।
कॉपी कर ले बेटा। तो यहां देखेंगे, चलिए कॉपी करते रहिएगा, मैं चीजों को आगे बताता हूं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर हमने 3 तरह के सॉल्यूशन बनाए हैं। अभी इन सभी एग्जाम्पल में आपने सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर आइडियल नॉन आइडियल कह दिया, लेकिन याद है मैंने क्या बोला था? आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जो सॉल्यूशन बिल्कुल वैसा ही बिहेव करे जैसा मैं उसके बारे में सोच रहा हूं। पर अभी तो मैंने सोचना शुरू ही नहीं किया है, मतलब मुझे पता ही नहीं कि मुझे सोचना क्या है। तो अब यहां पर देखना बेटा, अब जो एग्जाम्पल आपके सामने आ रही है इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, अगर मैंने यहां पर बेंजीन को 1 लीटर ले लिया और टॉल्विन को भी 1 लीटर ले लिया, तो आपका रिएक्टेंट टोटल कितना हो गया? 2 लीटर। बेटा ये और ये मिलके क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट। अच्छा बताओ, अगर ये 1 लीटर है और ये भी 1 लीटर है, तो इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये सॉल्यूशन बनेगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा? कितना होगा? 2 लीटर। अब ये सवाल आपको बड़ा अजीब लगेगा कि आप कहेंगे इसमें इतना पूछने वाली क्या बात है, तो बच्चा भी बता देगा कि अगर 1 लीटर और 1 लीटर को मिलाएंगे तो 2 लीटर ही होगा। ऐसा आप सोचते हो? ऐसा आप सोचते हो? और अगर सच में वैसा ही हो गया तो क्या बन जाएगा? ये आइडियल सॉल्यूशन। तो बेटा डेल्टा वी कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। ये बताओ, ये आपका प्रोडक्ट है कितना बेटा? 2, और रिएक्टेंट भी टोटल कितना था? 2, तो ओवरऑल कितना हो गया? 0। तो देखना आपके बुक में लिखा होगा कि डेल्टा वी इक्वल टू 0 होता है, किसका? आइडियल सॉल्यूशन का। तो अब बताओ, 1 लीटर मिलके 2 लीटर ही होता है, ऐसा हमको लगता था, लेकिन अब देखना क्या होता है। ये बताओ बेटा, यहां पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, यहां पर भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और यहां पर भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। तो इसका यह मतलब हुआ कि इसका जितना डेंसिटी था, इसका जितना डेंसिटी था, इसका डेंसिटी भी उतना ही रहेगा। डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है? अट्रैक्शन पे। याद रखिए, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए तो डेंसिटी बढ़ जाता है, और अट्रैक्शन कम हो जाए तो डेंसिटी कम। तो अब यहां पर देखना बेटा, यहां पर कैसा अट्रैक्शन था? स्ट्रॉन्ग। यहां स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, यानी मॉलिक्यूल पास पास है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल पास पास है। पर जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो ऐसा सॉल्यूशन बना जिसमें अट्रैक्शन कैसा हो गया? वीक। तो इस सॉल्यूशन में अट्रैक्शन मेरे एक्सपेक्टेशन से कम हो गया, और जब अट्रैक्शन वीक हो जाता है तो मॉलिक्यूल थोड़े दूर चले जाते हैं, और दूर चले जाएंगे तो वॉल्यूम आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। मॉलिक्यूल दूर मतलब वॉल्यूम ज्यादा, मॉलिक्यूल दूर मतलब वॉल्यूम ज्यादा। तो बेटा इस सॉल्यूशन में क्या हुआ? यह स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, पर जब इन दोनों को मैंने मिलाया तो ऐसा सॉल्यूशन बना जिसमें अचानक वीक अट्रैक्शन आ गया। तो बेटा इस केस में ये जो मॉलिक्यूल है, वीक अट्रैक्शन होने के कारण थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, और जहां दूर हुए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अब बताओ, यहां पर जो वॉल्यूम आएगा डेल्टा वी, वो आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, यानी मोर देन क्या होगा बेटा? ये 0। तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा? मोर देन 0। अच्छा जी, अब यहां पर देखना, यहां कैसा अट्रैक्शन है बेटा? वीक। तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहे होंगे। अट्रैक्शन कैसा है? वीक। मॉलिक्यूल दूर दूर रहे होंगे। तो ये इसमें है मॉलिक्यूल दूर दूर थे और इसमें भी दूर दूर थे, पर जब इनको मिलाया तो ऐसा सॉल्यूशन बना जिसमें अट्रैक्शन कैसा है? स्ट्रॉन्ग। तो इस केस में मॉलिक्यूल आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पास। तो अट्रैक्शन कैसा हो गया है? तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होने से ये मॉलिक्यूल आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पास आ जाएंगे, मतलब क्या? वॉल्यूम कम हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा और वॉल्यूम कम। तो बेटा इस सॉल्यूशन का जो डेल्टा बी है वो आपके एक्सपेक्टेशन क्या होगा? कम। क्या कहलाएगा? ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अभी भी उस डेफिनेशन पे हम लोग नहीं आए हैं। कौन सा डेफिनेशन? कि आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जो किसको फॉलो करता है? राउल्स लॉ को। अब चलो इसका मतलब समझते हैं, ठीक है? अब एक बात बताना बेटा, मैंने ना इसको ऊपर से बंद कर दिया, इसको ऊपर से बंद कर दिया, इसको ऊपर से बंद कर दिया। अब मैं इन दोनों को हीट करूंगा, तो हीट करने से मैंने क्या देखा? यहां वेपर बना, यहां वेपर बना, और सपोज यहां पर वेपर प्रेशर बेटा 200 mm आया। इसका वेपर प्रेशर 200 mm आया और इसका वेपर प्रेशर सपोज 100 mm आया। अब ये बताओ, ये 200 है, ये 100 है, दोनों को मिलाऊंगा तो अब टोटल प्रेशर कितना आएगा? अब यहां पर टोटल प्रेशर कितना आएगा? आपको सोचो कितना आएगा?
कुछ भी बोल दो जो आपके मन में आ रहा है। तुम सोच रहे हो 300 आया या आएगा और सच में 300 आ गया तो क्या बन जाएगा ये आइडियल। अब चेक करते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं सही साबित होगा कि नहीं होगा। चेक करते हैं बेटा। ये बताइए, बुक में लिखा है कि वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल है, पर इसकी मीनिंग समझे। राउल्स लॉ को फॉलो करेगा मतलब राउल्स के फॉर्मूला को फॉलो करेगा। राउल्स लॉ को फॉलो करेगा मतलब राउल्स के फॉर्मूला को फॉलो करेगा। और राउल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये देखो, ये है राउल्स का फॉर्मूला। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये किसका फॉर्मूला है? राउल्स का। अब जल्दी से बताना मेरे को बेटा, ये बताओ, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं। ए का प्रेशर कितना था? 200, बी का 100, आना कितना चाहिए? 300। क्या सच में आया उतना ही? हाँ। तो सुनना ध्यान से, राउल्स लॉ क्या बोलता है पता है? राउल्स लॉ बोलता है जितना रिएक्टेंट का प्रेशर होता है एग्जैक्टली उतना ही प्रेशर किसका होता है? सॉल्यूशन का। यह है एक्चुअल में राउल्स लॉ। राउल्स लॉ कहता है कि सॉल्यूशन का प्रेशर उतना ही होगा जितना उन दोनों का प्रेशर का सम। किसका फॉर्मूला था ये? राउल्स लॉ का। लेकिन अब देखना बेटा क्या होने वाला है, एकदम ध्यान सुनना। अगर इसका प्रेशर सपोज 200 है, गौर सुनना। अच्छा ये बताओ, प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? जब वेपर बनता है तब तो प्रेशर आता है बेटा। जब वेपर बनता है तो प्रेशर आता है, वेपर बनता है तो प्रेशर आता है। अब ये बताना यह कैसा फोर्स था? और जब स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है तो वेपर कम बनता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो वेपर कम। तो बेटा ये कम वेपर बनाया, इसने भी कम वेपर बनाया, पर जब इन दोनों को मैंने मिलाया तो ऐसा सॉल्यूशन बन गया जिसमें अट्रैक्शन कैसा है? और अट्रैक्शन वीक होगा तो वेपर आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाएगा। तो अब बताओ, इस केस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, यानी कि PA प्लस PB इनके सम से क्या हो जाएगा? ज्यादा। ये बताओ, क्या ये फॉर्मूला राउल्स का है? नहीं, राउल्स का फॉर्मूला तो ये था। मतलब क्या समझे? इस सॉल्यूशन ने राउल्स के फॉर्मूला को फॉलो नहीं किया, तो कहते हैं राउल्स लॉ को फॉलो नहीं किया। बुक में क्या लिखा रहता है कि राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसकी मीनिंग क्या है? वो राउल्स के फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है। समझे? इसका बताओ बेटा, इसमें कैसा अट्रैक्शन था? वीक। तो इसमें ज्यादा वेपर बना होगा, वीक अट्रैक्शन, ज्यादा वेपर। और जब इन दोनों को मिलाया तो कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग। तो इसमें वेपर आपके एक्सप्रेशन से कम। तो इस बार इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, क्या वो PA और PB के सम के बराबर होगा? नहीं, उससे क्या हो जाएगा? कम। क्या ये फॉर्मूला राउल्स का है? नहीं, राउल्स का फॉर्मूला तो ये है। इन दोनों सॉल्यूशन ने राउल्स के फॉर्मूला को फॉलो नहीं किया। तो बुक में लिखा है जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, मतलब राउल्स के फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता, क्या कहलाएगा वो? नॉन आइडियल। प्लीज कॉपी करेंगे जो बच गया वाला पार्ट। जो कुछ मैंने बगल में लिखा है उसे कॉपी कर लीजिए। लिख लिया बेटा? देखिए, कॉपी कर लिए। अब इसी में जरा ध्यान सुनना, आपने 3 सॉल्यूशन बनाए बेटा। बस इतना बता दो कि इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है,
तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर हमारे एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो तो हम कहते हैं वह सॉल्यूशन शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन। तो यह सॉल्यूशन कहलाता है पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन, और इसमें वेपर प्रेशर हमारे एक्सपेक्टेशन से कम था, तो हम बोलेंगे यह सॉल्यूशन क्या शो कर रहा है बेटा, नेगेटिव डेविएशन। लिख लो इसको बगल में। और तो एक होगा पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन, एक होगा नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन। हाँ बोल बेटा क्या हो गया? करेक्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो डेविएशन वर्ड होता है ना, ये थ्योरेटिकल वर्ड नहीं है, ये ग्राफिकल वर्ड है। मेरे कहने का मतलब है डेविएशन, डेविएशन किस चीज में रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफ में। जब भी मैं कहूंगा किसी चीज का पॉजिटिव डेविएशन है तो वो डेविएशन ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूं बेटा, आपके बुक में ना इनके ऊपर कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, तो वहां पर आप एक्चुअल में समझ पाओगे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन मतलब क्या है। तो जरा गौर सुनना, इसका मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव मीनिंग क्या होता है। एक मिनट यहां देखना, एक ग्राफ बना रहा हूं, बहुत अजीब सा गंदा सा ग्राफ है ये देखना। इस तरफ मैंने वेपर प्रेशर ले लिया, प्लीज ध्यान समझना इसको। हालांकि ये ग्राफ एग्जाम में बनाने को नहीं आता है, लेकिन ना ये असर्शन में आने लगा है और पीवाईक्यू में भी आने लगा, सॉरी एमसीक्यू में आने लगा है। तो बेटा एक तरफ मैंने ना वेपर प्रेशर ले लिया, ध्यान से देखिएगा, और एक तरफ ना मैंने मोल फ्रैक्शन ले लिया। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना प्लीज, ठीक है। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जब भी कोई चीज प्योर होता है, प्योर, उस समय उसका मोल फ्रैक्शन कितना होता है? 1। बताता हूं कैसे। ये बताओ, अगर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में दो चीजें हैं, ए और बी, तो बेटा ये बताओ ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ऐसे करेंगे। लेकिन सोचो अगर मैं इस कंटेनर से बी को हटा दूं तो बी तो हट गया, बी हट गया, सिर्फ ए बचा, और कुछ नहीं है, सिर्फ ए है, यानी ए कैसा है? प्योर। तो अब कितना वैल्यू क्या है बेटा? 1 आ रहा है। क्या समझे? जब भी कोई चीज प्योर रहता है तो उसका वेपर उसका मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना होता है? 1। ये मैं क्यों बता रहा बताऊंगा। अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग ना 2 कंपाउंड ले लेते हैं, एक कंपाउंड को ए मान लेते हैं, एक कंपाउंड को बी। जैसे यहां पर था ना बेटा, ये देखो, जैसे सपोज मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो तुम बोल रही थी ना इसमें भी स्ट्रांग फोर्स है, इसमें भी स्ट्रांग है, पर दोनों एग्जैक्ट सेम तो नहीं होगा ना, कुछ तो फर्क होगा। ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, पर एकदम सेम वैल्यू थोड़ी होगा उसका। बताओ इसमें से कौन थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है? टॉल्विन। अरे भाई ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, पर दोनों में से कोई एक, मतलब दोनों में सेम थोड़ी ना होगा, कोई एक तो ज्यादा होगा ना, हल्का फुल्का। कौन ज्यादा होगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि इस बेंजीन के साथ कौन बैठा है? CH3। CH3 के आने से मॉलिक्यूलर मास, तो फिर अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली बस मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे पास 2 कंपाउंड है ए और बी, तो दोनों का वेपर प्रेशर एकदम सेम होगा, जरूरी है क्या? नहीं ना। तो मान लेते हैं बेटा ए का वेपर प्रेशर इतना है, सपोज, और बी का वेपर प्रेशर इतना है। ए का ए जब प्योर है तब उसका वेपर प्रेशर कितना है? इस पॉइंट को ले लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ए प्योर है तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा बेटा? 1। और अगर बी प्योर है तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा बेटा? 1। और जब भी कोई चीज प्योर होता है तो उसके वेपर प्रेशर को क्या लिखते हैं? P0। तो क्या हो गया बेटा? ये P0 A है, और क्या लिखूंगा मैं? P0 B। करेक्ट। तो बस मैं ये बताना चाहता हूं, XA 1 है, इसका मतलब है A प्योर है, और A प्योर है तो उसका वेपर प्रेशर इतना है। बस ये बता रहा हूं मैं। XB 1 है, यानी कि B प्योर है, और जब B प्योर है तो उसका वेपर प्रेशर इतना है, और क्या। लेकिन अब देखना मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं। A प्योर है तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना है? 1। लेकिन अगर मैं इसमें B डाल दूं तो अब A का मोल फ्रैक्शन 1 तो नहीं रहेगा, 1 से कम हो जाएगा ना बेटा, 1 से कम। तो अब बताओ अगर मैं B मिलाता जाऊं तो A का मोल फ्रैक्शन 1 से कम होता जाएगा। और सुना, अब मैं 2 काम करूंगा, A मिलाता जा रहा हूं, और B मिलाता जा रहा हूं और A को निकालता जा रहा हूं। तो सुनना,
बी अंदर आ रहा है, ए बाहर जा रहा है, ए बाहर जा रहा है, तो ए का मोल फ्रैक्शन तेजी से कम होता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा ए पूरा चला जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा बी। तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया 0 और बी का 1। तो मैं क्या बता रहा हूं पता है, यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन कितना है 1, लेकिन अगर मैं मोल फ्रैक्शन को 1 से कम करना चालू कर दूं तो ए का वेपर प्रेशर भी क्या होगा बेटा, कम होता जाएगा। और अगर इसका मोल फ्रैक्शन कम होते होते क्या हो जाएगा 0, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा 0। ये बता रहा हूं मैं। अच्छा जी, बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, यानी ये प्योर है, तो अब उसका वेपर प्रेशर इतना है, पर इसको 1 से अगर कम करता जाऊं तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा कम। और अगर कम करते करते अचानक अगर मैं बी के मोल फ्रैक्शन को 0 कर दूं तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा 0। तो बेटा इस लाइन को हम कहते हैं वेपर प्रेशर कर्व फॉर बी, यानी कि सॉरी ए, ये ए का वेपर प्रेशर वाला लाइन है और ये ना बी का वेपर प्रेशर वाला लाइन है, और इन दोनों को जोड़ दोगे ना तो ये होता है बेटा टोटल वेपर प्रेशर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ पी ए प्लस पी बी। तो ये जो ग्राफ बना इसको आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बोलते हैं। समझ आ गई, ये जो ग्राफ बना ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है बेटा, बड़ा सिंपल सा बना है, ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, जोड़ दिया, बन गया। तो जो एकदम सिंपल तरीके से बन जाए वो क्या है बेटा आइडियल। लेकिन अब देखना मैं जो करने जा रहा हूं, एकदम गौर से सुनेंगे, एकदम गौर से सुनिएगा। फिर से एक बार मैं एक ग्राफ बनाऊंगा सेम टू सेम, एक बार फिर से बनाऊंगा बिल्कुल सेम। लेकिन ये बताओ अगर कोई सॉल्यूशन इस लाइन को फॉलो करता है तो वो क्या नाम दिया बेटा मैंने उसको, आइडियल। अच्छा बताओ, एक ऐसा सॉल्यूशन था जिसको ग्राफ ऐसा बनाना चाहिए। ये ग्राफ वैसे किस चीज का है बेटा, तो एक ऐसा सॉल्यूशन था जिसका वेपर प्रेशर मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गया था, ज्यादा, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। इसी को बोलते हैं क्या, पॉजिटिव डेविएशन। तो जब कोई आपके एक्सपेक्टेशन से ऊपर चला जाए ग्राफ में, जब ग्राफ ऊपर चढ़ता है तो उसी को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और ऊपर कौन चढ़ेगा, तो ज्यादा वेपर बनाएगा। और कौन बनाया था याद है ना, ये वाला इसने ये पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन है। और ये वाला, तो इसका मतलब क्या समझे बेटा, इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसका तो इसका ग्राफ ऐसे नीचे बनेगा। नीचे का मतलब क्या समझे, नीचे का मतलब है हमने जो सोचा है, आपने क्या सोचा है, ये है आपकी सोच, तो जब कोई चीज आपके सोच से नीचे उतर जाए क्या कहलाएगा, ये नेगेटिव डेविएशन। तो बुक में जो ग्राफ बना है ना उसकी मीनिंग बता रहा हूं बस मैं आपको। ये ग्राफ बनाने को बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, पर असर्शन वगैरह में आ सकता है। तो फटाफट इस बगल में बना लो बेटा, आइडियल नॉन आइडियल के बगल में। और इसके बाद इसके आगे का टॉपिक फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसे कॉपी कीजिए।